स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। यहाँ हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम यहाँ कर रहे हैं आपके साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें एक उसका बहुत खूबसूरत टॉपिक डाइपोल चल रहा था। काफ़ी सारी डेरिवेशंस हमने डाइपोल की कर ली थी और डाइपोल की एक जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल, डाइपोल पे टॉर्क और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, तीन सेगमेंट्स डाइपोल को लेकर बाकी थे और यही काम हमें करना था। तो आज यहीं से काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है पोटेंशियल at general point. Potential at general point. Potential due to dipole, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें लिखा नहीं है बट आप उसे कंसीडर करेंगे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन माना गया कि ये हमारा डाइपोल है और इस डाइपोल में डाइपोल मूवमेंट इसी दिशा में हम मान लेते हैं। और ऐसा करने का फायदा ये कि यहाँ पर आप माइनस चार्ज कंसीडर कर लें Q और यहाँ पर आप प्लस चार्ज कंसीडर कर लें Q और बीच के सेपरेशन को मान लें 2a और मिड पॉइंट से आपको पता है कि ये डिस्टेंस a होगी और अगली डिस्टेंस भी बेटा a होगी। मिड पॉइंट से कोई एक जनरल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, यानी कि यही हमारा ओरिजिन है मिड पॉइंट, और इस तरह से एरो बना दीजिए हेड और इस पॉइंट को कहिए ये पॉइंट P है और P पर निकालना है पोटेंशियल। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P है और आप जानते हैं कि जो P है उसकी वैल्यू Q इंटू 2a होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज और चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ही डाइपोल मोमेंट होता है, तो वो P लिख दिया। और P वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ हम लिया करते हैं, इस वजह से हमने ऐसा ले लिया। R वेक्टर और P वेक्टर के बीच अगर मैं अब एंगल डिफाइन करने लग जाऊं तो मेरी समझ में बच्चों आपको ये एंगल थीटा नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब यही केस आप जानते हो कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम डाइपोल के दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट मेरे बच्चों R के अलोंग होता है और एक कंपोनेंट बच्चों R के परपेंडिकुलर होता है। ये तो जो कंपोनेंट R के अलोंग बच्चों पाया जाएगा उसे P cos थीटा बोलेंगे, थीटा के पास cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर है उसे P sin थीटा बोलेंगे। आप P cos थीटा और P sin थीटा को इंडिविजुअल दो अलग अलग डाइपोल्स की तरह ट्रीट करें तो अगर P cos थीटा अपने आप में इंडिविजुअल डाइपोल है तो फिर ये उसकी एक्सिस है और एक्सिस के अलोंग चलते चलते ही P पॉइंट आ रहा है, तो कहा जाएगा कि point P lies on axis of dipole P cos थीटा। जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, यानी वो वाला कंपोनेंट बेसिकली उस कंपोनेंट की एक्सिस पर P पॉइंट लाई कर रहा है। इसी की बजाय अगर हम इस तरह लिखना चाहें कि P sin थीटा के साथ क्या केस है, तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, क्योंकि परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें वेक्टर में बनाने होते हैं, तो हमने वही बनाए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप देख पा रहे हैं, P sin थीटा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही P पॉइंट है, तो P पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P sin थीटा। तो पॉइंट P lies on perpendicular bisector of dipole P sin theta। आप तुरंत ही इस बात को बहुत इत्मीनान से देखकर बोलेंगे कि सर डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया करते थे और वो नाम होता था इक्वाटोरियल लाइन। क्या होता था बेटा? इक्वाटोरियल लाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट है इक्वाटोरियल लाइन, आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वाटोरियल लाइन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। क्या सीन?
अब अगर मैं P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल देखूं, टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट, तो ये होना चाहिए पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू P sin थीटा। ये लॉजिकली यही कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जवाब है हाँ, यही कॉन्सेप्ट है। अब आप दो फॉर्मूला बेटा याद करो, दो फॉर्मूले बड़े काम के बढ़िया फॉर्मूले हैं कि अगर पोटेंशियल एट एक्सिस निकाला जाए तो एक्सिस पर पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E बाय आर स्क्वायर, और अगर इक्वेटोरियल पे निकाला जाए तो वहां पर फॉर्मूला होता है 0। इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल पाया ही नहीं जाता, वो 0 पोटेंशियल लाइन होती है। अब यहां P तब आ रहा है जब डाइपोल मोमेंट P है, तो किसका एक्सिस का पॉइंट है, उसके एक्सिस का पॉइंट है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। हमारा ये P पॉइंट P cos थीटा के एक्सिस पर और P sin थीटा के इक्वेटोरियल लाइन पे। मैं अगर आपसे कहूं कि V ड्यू टू P cos थीटा वाला कितना आंसर आएगा, तो आप कहोगे सर P cos थीटा तो डाइपोल मोमेंट है, उसे तो डाइपोल मोमेंट लिख लो, और क्योंकि इसकी वजह से आपको ये एक्सिस नजर आ रही है P cos थीटा की, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा लो, और नीचे लिख रहे होगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां पर लिखो V ड्यू टू P sin थीटा, तो ये क्या बन रहा होगा सर, sin थीटा के लिए तो इक्वेटोरियल लाइन है जिसकी वजह से पोटेंशियल 0, तो लॉजिकली टोटल पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से इनको डायरेक्टली ही ऐड करना है, तो आंसर तो यही आ गया जो कि P cos थीटा की वजह से था, तो P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, और फिर ये एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल आंसर है। मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक लॉज और डेरिवेशंस बहुत आसान लगे होंगे, आसानी से समझ आए होंगे। काफी सारी काम हमने काफी सारी बातें कर ली हैं, तो चलिए एक इनका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्विक रिव्यू, है ना। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना सारी चीजों को जो बोल रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक्सिस पर, इस एक्सिस का फॉर्मूला निकला था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3। ठीक, जब ये निकला था तो इसका ग्राफ तुम्हें आना चाहिए, तो ग्राफ आएगा तो कैसे लिखोगे मुझे बस ये बताओ। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि मैथ वाले बच्चे इस बात पे ज्यादा जुगाड़ ना लगाना कि R निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा वगैरह, ये सब मत सोचना, है ना। R अगर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी, ऐसा सोचना है। और मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड में ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं R को नेगेटिव सोच के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहा हूं, मैं R को पॉजिटिव सोचकर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, जब R 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी होगी, और R इनफिनिट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो मेरे हिसाब से ग्राफ कुछ ऐसे आया, ठीक। अब यही कहानी कोई बच्चा कहे कि नहीं नहीं सर, हम अगर जहां राइट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी अगर लेफ्ट में करते, तो जब हम लेफ्ट में जाते तो R नेगेटिव हो जाता, R नेगेटिव हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशाएं भी नेगेटिव हो जाती,
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती, ध्यान से देखना बेटा, फिर एक्सेस वाली बात को एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ तुमको। ये तो बन गया, ये देखो, ये है माइनस और ये है प्लस, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, और मैं पहुंचा रहा हूं तुम्हें एक्सेस पर। एक्सेस पर इस पॉइंट पर देखो, क्योंकि प्लस चार्ज पास में है उसकी फील्ड बड़ी है, और माइनस चार्ज दूर है तो उसकी फील्ड छोटी है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में ही आ सकती है। और ऐसा कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वही दिशा मिली जो कि डाइपोल मोमेंट की दिशा मिली। डाइपोल मोमेंट की दिशा को ही अगर हम पॉजिटिव मान लें तो फील्ड तो यही आनी है। जरा नेगेटिव साइड चले जाओ, तो नेगेटिव साइड देखने पर भी तुमको माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है। माइनस की फील्ड राइट में ही आएगी क्योंकि टुवर्ड्स द चार्ज अट्रैक्टिंग फील्ड क्रिएट करता है। प्लस की अवे फ्रॉम द चार्ज रिपल्सिव फील्ड होगी, यही फील्ड बड़ी है क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है, इस वजह से फील्ड तो राइटवर्ड्स ही आ रही है, ई नेट। और आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आज भी डाइपोल मोमेंट की तरफ है। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, मतलब डाइपोल मोमेंट की फील्ड को पॉजिटिव माना है, तो खेल खत्म, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और अगर आप डाइपोल मोमेंट को पॉजिटिव मानते हो तो चाहे r को पॉजिटिव करो और चाहे r को नेगेटिव करो, ग्राफ तो साहब ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये r इनफाइनाइट से 0 तक, इनफाइनाइट से 0 तक, दोनों तरफ ग्राफ ऐसा ही जाएगा, ठीक, एक जैसा ग्राफ बनेगा। तो ये बन गया आपका डाइपोल का ग्राफ। इस तरह से आपको विचार करना बहुत जरूरी है, ठीक है मेरी बात। अब इसी की जगह आपके सामने इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड थी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइपोल मोमेंट जिस दिशा में आया था उसके ऑपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से देखिएगा पिछला लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बच्चा पूछेगा कि नहीं हमें याद नहीं है, तो याद नहीं तो देख लो, याद हो जाएगा 2 मिनट में, रिवाइज करने में क्या है यार। यहाँ ले लो बेटा माइनस चार्ज और यहाँ ले लो बेटा प्लस चार्ज। वैसे तो r को बहुत दूर कंसीडर करते हैं, पर क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, हालांकि कोई कमी नहीं है, पर छोटे बना लेने में क्या बुराई है। ये तो यहाँ पर वो पॉइंट है, आप ऐसे करके इसे मिला लीजिए और ऐसे इन्हें मिला लीजिए। यू विल सी समटाइम्स कि जो फील्ड है वो माइनस की अपनी तरफ और प्लस की अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे आती है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो cos थीटा कंपोनेंट कट पिट के जो भी आता है वो इस तरफ आता है, ये ई नेट होती है, ठीक। और इसकी बजाय अगर डाइपोल मोमेंट को प्लॉट करने लग जाओ तो डाइपोल मोमेंट बेटा राइट में आता है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस जस्ट एक दूसरे से ऑपोजिट, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया गया। अब जब आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाएगा कि भैया ग्राफ प्लॉट करके बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और r का, तो आप ये कहोगे कि अगर r, देखो ध्यान से, हम r को पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, मतलब हम इधर नाप रहे हैं या इधर नाप रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर है। तो अगर मैंने डाइपोल मोमेंट की दिशा को ही पॉजिटिव माना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ये है r और ये है E इक्वेटोरियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं डाइपोल मोमेंट को पॉजिटिव मानता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, चाहे मैं ऊपर निकालूं और चाहे मैं नीचे निकालूं, यानी ग्राफ ऐसा और ग्राफ ऐसा है, थोड़ा सा एक जैसा लगना चाहिए, जितना भी लग सकता है उतना लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बन गया इक्वेटोरियल के लिए। ध्यान से देख लीजिए इसे। अगला देखिएगा, पोटेंशियल का ग्राफ निकालते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्सिस पर अलग था। एक्सिस का जो फॉर्मूला था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर। अब इस एक्सिस में भी बड़े झामे हैं, आपको देखने पड़ेंगे, इसे तब समझ में आएगा आपको, ऐसा नहीं आएगा। एनालिसिस करोगे बेटा अंदर तक तो समझ में आएगा। अब देखिए ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट, ये p, ठीक। एक्सिस का क्या मतलब होता है सर? एक्सिस का मतलब होता है ये लाइन, ठीक है। क्या बन गया बेटा? एक्सिस। एक्सिस के मैं इस पॉइंट पर देख रहा हूं, यहां पर 2 कारणों से पोटेंशियल है, एक भाई साहब प्लस की वजह से, एक माइनस की वजह से। प्लस की दूरी कम है तो पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस की दूरी ज्यादा है तो पोटेंशियल कम है।
तो ओवरऑल यहाँ का पोटेंशियल तो पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ देखूं, अब स्केलर नंबर है पोटेंशियल, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में जाएगी, इसलिए ध्यान रखना इस बात को, डायरेक्शन से नहीं लेंगे माइनस प्लस। ये देखो दोस्तों, यहाँ आ गए, माइनस की दूरी कम है तो माइनस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और प्लस की दूरी ज्यादा है तो प्लस का पोटेंशियल कम होगा। इस वजह से माइनस बड़ा और प्लस छोटा, तो ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो कैसा हो गया, नेगेटिव। अब अगर मैं मिड पॉइंट पर आ जाऊं, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी a, तो डाइपोल के मिड पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल तुम्हें निकाल कर देने लग जाऊं, तो तुम्हें ऐसा फील आएगा कि पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। तो प्लस का पोटेंशियल लिखते हैं तो हम लिखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस a, क्योंकि ये है चार्ज और मिड पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, और फिर लिखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ध्यान दो इसका भी दूरी a ही है, तो इसका पोटेंशियल भी ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस वाले चार्ज के लिए प्लस और माइनस वाले चार्ज के लिए माइनस, क्योंकि पोटेंशियल में साइन रखे जाते हैं। ओवरऑल मिला जुला के आंसर आ गया 0। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव, इधर आते आते 0 और इधर आते आते पॉजिटिव। क्या बात है, मजा आ गया। ओहो, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ को बड़े इत्मीनान से देखना, बड़ा अच्छा लगेगा तुमको ग्राफ देखकर। ये है R और ये है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में भी भागेगा, ठीक है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से अगर मैं देखूं तो मिड पॉइंट बेसिकली ये कहता है कि सर मैं तो ओरिजिन हूं, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी 0 है, तो लॉजिकली R के 0 होने पे पोटेंशियल 0 था कि नहीं था। अब यहाँ पर देखो 1/r² का ग्राफ है साहब, R के इंफिनिटी शूट करने से पोटेंशियल जो है वो 0 शूट हो जाएगा। जवाब है बिल्कुल सही बात है, यानी जैसे जैसे R इधर जाएगा पोटेंशियल को घटना चाहिए, तो पोटेंशियल कैसे घटेगा मुझे बताओ। और इधर जाने पर पोटेंशियल फिर घटना चाहिए, तो कैसे घटेगा बताओ मुझे। तो सिंपल 1/r² के रिलेशन है, तो अगर ये 1/r² का रिलेशन है तो कैसे निकालोगे मुझे ये बात बताओ। तो एक बात बहुत प्यार से ध्यान देना कि जब हम इस प्लस चार्ज की लोकेशन पर खड़े होंगे तब पोटेंशियल प्लस में इनफाइनाइट होगा, और जब ये माइनस में खड़े होंगे तो पोटेंशियल माइनस में इनफाइनाइट होगा। तो जब हम प्लस a पर खड़े हैं तो प्लस में इनफाइनाइट है, और जब माइनस a में खड़े हैं तो माइनस में इनफाइनाइट है। तो यहाँ से तो ग्राफ 1/r² और यहाँ से ग्राफ 1/r², ठीक। तो यहाँ से ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक। मैंने तो टच करा दिया है, एक्चुअली ये टच भी नहीं होते हैं, तो ये प्रोटोटाइप बन जाएंगे जो अप्रोच करेंगे एक दूसरे को इनफाइनाइट तक, अप्रोच करेंगे दूसरे को इनफाइनाइट तक। ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ग्राफ है, तो इसमें और आपको खिलाते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और जो है आज का कॉन्सेप्ट जो है टॉर्क। तो नया टॉपिक है बेटा अभी का, वो है टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल से काम शुरू हो इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डाइपोल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। छोटी बात बोल रहा हूं कि हमारे में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल नहीं है कोर्स में, तो जो भी डाइपोल पढ़ना है, अगर डाइपोल पर कोई फोर्स या टॉर्क या कुछ भी आ रहा है तो वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, ठीक। तो हम सबसे पहली जो हेडिंग डालेंगे वो ये होगी, डाइपोल इन कांस्टेंट ई फील्ड। क्या बोला गया, डाइपोल इन कांस्टेंट ई फील्ड। साहब सबसे पहली जो राम कहानी है वो है कांस्टेंट ई फील्ड की कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले कांस्टेंट ई फील्ड ये रही, ये, और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं ई। ई नॉट भी लिख सकते हैं, ई लिख के चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कांस्टेंट है, शक्ल दिखाई दे रही है। अब हम इस डाइपोल की शक्ल बदलते हैं और डाइपोल को ऐसा रेड कलर का बना देते हैं और इसे लिखते हैं P वेक्टर, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर। तो आपको क्लियर पता है कि अगर डाइपोल मोमेंट है तो हेड की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और टेल की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, इसे Q और इसे भी Q कहते हैं।
आप फिर अगर इतना कुछ जानते हैं तो ये बात भी बहुत खूबसूरती से जानते होंगे कि प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है और माइनस चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। और फोर्स की डायरेक्शंस को देखकर अगर आपको कमेंट करना आता है तो आप जानते हैं कि जो फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला Q इंटू ई होगा और यहाँ भी जो फोर्स है उसका फॉर्मूला Q इंटू ई होगा। बस इतनी सी बात है कि डाइपोल है तो झक मार के चार्ज बराबर है और क्योंकि कह रखा है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पर हो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट हर बार सेम आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट हर बार सेम आ रहा है इसका मतलब ये तय होता है बच्चों कि यहाँ की फोर्स और यहाँ की फोर्स को बराबर है। तो इस चार्ज पर फोर्स है, हाँ है। इस चार्ज पर फोर्स है, हाँ है। पर अगर मैं इस डाइपोल को एक सिस्टम बना लूं तो क्या कोई फोर्स है? जवाब है नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम पर जितनी फोर्स आगे है उतनी ही फोर्स पीछे है। एक राइट में फोर्स एक लेफ्ट में फोर्स मिलाकर कितनी? जीरो। चार्ज पर फोर्स है, डाइपोल पर फोर्स नहीं। तो आपको तुरंत दिखाई दिया कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। डाइपोल पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। डाइपोल पर लगने वाली नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब नो ट्रांसलेशन, यानी कि हमारा जो डाइपोल है ये किसी तरह का ट्रांसलेशनल मोशन या उसमें चेंज एग्जिबिट नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। डाइपोल एज अ एंटिटी आगे पीछे नहीं जाएगा। लेकिन आपको फील आ रही है कि सर पार्क में एक गेट होता है जिसमें आगे और पीछे फोर्स लगाते हैं तो ये घूम जाता है, ये घूम जाता है। ऐसे करके फोर्स लगाओगे तो घूम जाएगा, रुकेगा थोड़ी, चलेगा नहीं, पर घूमेगा। और घूमेगा तो सर ऐसे घूमेगा। क्या बात है, रोटेट कर रहा है, हाँ रोटेट कर रहा है। अब अगर ये कह दिया जाए कि ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का थीटा है जैसा मैंने बनाया, तो आपको दिखना चाहिए कि सर यहां से एक परपेंडिकुलर डालें और यहां से एक परपेंडिकुलर डालें, ठीक, और इस चार्ज की लोकेशन को ही मैं सी पॉइंट बोल दूं और कहूं कि टॉर्क अबाउट सी क्या है, सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना निकलेगा। तो मैंने देखा कि सर सी पॉइंट से ये वाली फोर्स पास हो गई। अगर हमारी फोर्स पाइवट से पास हो जाती है तो उसका टॉर्क नहीं आता, तो ये तो टॉर्क खत्म हो गया, यही टॉर्क बचा। आप देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां है, राइट में, ऐसी दिख रही है। तो फिर मैंने कहा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से साथ परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो पहले तो लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाओ और पीछे बढ़ाने के बाद ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पे परपेंडिकुलर डालो, तो लॉजिकली ये वही दूरी आ गई जो दूरी ये है। तो यही हमारा r परपेंडिकुलर है। अगर डाइपोल की टोटल लंबाई l है तो मेरे हिसाब से ये दूरी l sin थीटा है। हो गया, ऐसा कैसे कहा जा रहा है? अबे यार हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता करना है, तो l sin थीटा ही तो बनेगा। अगर ये l sin थीटा बन गया तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है r परपेंडिकुलर इनटू f। साहब r परपेंडिकुलर कितना है? हमने कहा सर l sin थीटा। सर f कितना है? तो हमने कहा q इनटू e। ये वाला फोर्स ले रहे हैं, वो वाले का टॉर्क जीरो है, ठीक। अच्छा, l इनटू q अलग रहने दें, e अलग रहने दें और sin थीटा अलग रहने दें। l इनटू q क्या है? q का मतलब चार्ज और l का मतलब चार्जेस के बीच की दूरी। अरे तो डाइपोल मोमेंट होता है, तो हमने लिख दिया p। तो इस वजह से p को हम यहां पर लिख रहे हैं l इनटू q, अलग से आपको दिखा दे रहे हैं। और फिर उसके बाद E और फिर ये sin थीटा। ये रहा अपना टॉर्क। और टॉर्क जो बच्चों तुमने निकाला बढ़िया से आपने फॉर्मूला लिख दिया। फिर आपने कहा टॉर्क कैसा होता है? हमने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर में लिखो। टॉर्क जब तुम वेक्टर में लिखोगे तो मुझे बताओ क्या इससे तुम P क्रॉस E लिखना पसंद करोगे? क्योंकि A B sin थीटा इज A क्रॉस B, इस वजह से ये P E sin थीटा है। पर ये है बेसिक टॉर्क का डेरिवेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? लल्लू लल्लू सी चीजें हैं, उन्हें देख लीजिए। अगर कहा जाए इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री तो कहा जाएगा कि टाउ नेट की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। फिर सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ? हम कहते बड़ा सिंपल है यार, अगर थीटा 0 है तो sin थीटा 0 है और थीटा 180 है तो भी sin थीटा 0 है, तो टॉर्क भी 0 है।
जीरो का क्या मतलब है, या तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए और या तो एंटी पैरेलल हो जाए। अलोंग वाला 0 डिग्री का केस और एंटी पैरेलल का 180 डिग्री का केस। अगर अच्छा फोर्स तो पहले से 0 थी, ये तो खत्म ही हो चुका है, और टॉर्क भी 0 आ गया, यानी कि हमारा डाइपोल इक्विलिब्रियम में रहने लगा। कहां रहने लगा, इक्विलिब्रियम में। बात पहले पड़ी मेरी, कहां रहने लगा, इक्विलिब्रियम में रहने लगा। अच्छा सा इक्विलिब्रियम में रह रहा है, जवाब है हाँ इक्विलिब्रियम में रह रहा है, ठीक है ठीक है। कौन सा इक्विलिब्रियम, 0 डिग्री में, ये सीबीएसई वालों में पूछा गया सवाल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पाया जाता है, और 180 डिग्री में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री पे स्टेबल और 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। ठीक, याद रखना ये। अब अगर कह दिया जाए if थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो तुम लॉजिकली ये बात बोल पाओगे कि साइन थीटा की वैल्यू +1 होगी और ये वैल्यू तो मैक्सिमम होती है, तो टॉर्क भी साहब मैक्सिमम होगा। टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा P इंटू E, ये मैक्सिमम टॉर्क है। खेल खत्म, पैसा आ जाए, टॉर्क है हमारा। आगे बढ़ जाइए, अगला सुंदर टॉपिक आया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जितना वर्क डन तुम किसी बॉडी को हिलाने डुलाने चलाने में करते हो, वो वर्क डन ही उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। क्योंकि डाइपोल पर लगने वाला फोर्स 0 है, इसलिए फोर्स की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, मगर टॉर्क पर, जो डाइपोल है उस पर टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क की वजह से रोटेशन के केस में वर्क डन किया जाना चाहिए, और रोटेट करते हुए अगर वर्क डन करोगे तो रोटेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो आप सबसे पहले तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक चित्र बना लीजिए, जिससे आपको अंदाजा रहे कि आप क्या काम कर रहे हैं, है ना। कंसीडर करना है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पेपर के प्लेन पर ही बनाइए, जैसे मैं बोर्ड के प्लेन पर बना रहा हूँ, वैसे आप कॉपी पर पेपर के प्लेन पर बनाइए। और ये रहा। अब साहब क्या करना है, मान लीजिए कि आपका डाइपोल ऐसे है, ये, और ये डाइपोल आज की तारीख में थीटा एंगल पर है, और थीटा एंगल पर जाने के बाद अगर इसे बहुत कम, मगर डी थीटा, बहुत कम का मतलब बहुत छोटा एंगल, बहुत छोटा, ऐसा छोटा सा एंगल डी थीटा, और रोटेट करा दिया गया, डी थीटा रोटेट करा दिया गया, तो आप ये पा रहे हैं कि इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, और इसको घुमाने के लिए हम जो टॉर्क लगा रहे हैं एंटी क्लॉक लगा रहे हैं। ठीक है मेरी बात, आप देखेंगे तो P क्रॉस E क्लॉकवाइज टॉर्क इस पे लग रहा है, तो इसको उल्टा घुमाने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अगर सब कुछ स्लोली हो रहा है तो टॉर्क की वैल्यू लिखी जाएगी PE sin थीटा, और फिर जो छोटा सा वर्क dW है वो होगा टाउ इंटू डी थीटा। फोर्स इंटू dx वर्क डन हुआ करता था, ट्रांसलेशन में याद कर लो, dW इक्वल टू F डॉट dx। तो फोर्स बन गया टॉर्क और ये बन गया डी थीटा। बेसिकली एंगुलर वेरिएबल्स ने रिप्लेस कर लिया लीनियर वेरिएबल्स को, वही कांसेप्ट यहां पर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो टाउ इनटू डी थीटा। अब कोई कह रहा है कि टोटल वर्क डन के बारे में बता दो, तो हम कहेंगे टाउ इनटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। टाउ तो आप जानते ही हैं सर, वो है P इंटू E इंटू साइन थीटा, जिससे बोला जा रहा है आगे चल के डी थीटा। क्या है, P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचा साइन थीटा डी थीटा। यानी इस वाले क्लॉज के बाद क्लियर हो गया कि अब जो फॉर्मूला निकलेगा वो तभी वैलिड होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। भाई मजा आया। साइन थीटा का बच्चे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो आप जो वर्क डन कर रहे हो ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है, एंड यू विल गेट नथिंग बट माइनस PE cos थीटा। जनरल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जनरल पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद अगर मैं कह दूं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो तुम कहोगे cos थीटा की वैल्यू हो गई +1, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई -PE। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही।
अगर मैंने कहा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो आप कहोगे कि कॉस थीटा कितना है, तो कहा जाएगा कि कॉस 90 प्लस 90 है। सर कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? सर माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन 90 कितना होता है? सर ये तो -1 होता है। अरे सर अगर -1 है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा प्लस पी। 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां हम स्टेबल होंगे और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां हम अनस्टेबल होंगे। इसी वजह से पिछले पेज पर जब इक्विलिब्रियम मैंने लिखा, इसका रीजन नहीं बताया था आपको, ये स्टेबल इसीलिए है क्योंकि 0 डिग्री पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया है, तो अच्छा लगा। अब अगर अगला स्टेटमेंट बोला जाए इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो झक मार के cos थीटा को 0 ही होना पड़ेगा। अगर cos थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है बेटा? 0। मजा आ गया, बढ़िया बात। फिर दुनिया वाले तुमसे कहें कि थीटा का वक्र बताओ, हमने इसको 30 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट कर दिया, इतने में वक्र बताओ, तो तुम जानते हो कि u थीटा फाइनल माइनस u थीटा इनिशियल, कहने का अर्थ ये है कि कितना वर्क डन इसको रोटेट कराने में तुम्हें करना पड़ेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी मालूम है तो क्यों ना मैं ये कह दूं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ही तो वो वर्क डन होगा। तो एक जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का बता दिया। फिर वो कहेगा 30 डिग्री से 45 डिग्री रोटेट किया, बताओ वर्क डन कितना है? तो 30 डिग्री की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, 45 डिग्री की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, खेल खत्म, पैसा जमा, आ गया वर्क डन का आंसर। ये पूरा हिस्सा जो हम लोगों ने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जितना हिस्सा मैंने आपको पढ़ाया है यही पेपर में आएगा, इसके बाहर इधर उधर आए बाएं शायद कुछ नहीं आएगा। इसलिए बहुत प्रिसाइज, बहुत कम, बहुत ही रुक कर आपको पढ़ाया है। एक्सप्लेन करने जाएंगे तो 20-22 लेक्चर, 23 लेक्चर लग जाएंगे, लेकिन फिर भी कट टू कट बहुत शॉर्ट में, और कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके पेपर में छूट जाए। ये पढ़ेंगे जो हमने पढ़ाया है, पूरा पेपर फंसेगा और एक एक क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा कि यार यहीं से आया सब कुछ। तो कॉन्सेप्ट्स की डिटेल आपको मिलेगी साउथ सिटी पीसीएमबी पर। बहुत शानदार चैनल है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहा है और आपको सिखा रहा है कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशंस की कीमत है, उसे इग्नोर ना करें। हम स्कूलिंग को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, शैतानियां करते हैं, बात नहीं मानते, सब बहुत धूर्तता है। स्कूल को सीरियसली लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको लाइफ में और कल्चर में। क्या साउथ सिटी पीसीएमबी को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, हम लोग मिल रहे हैं साउथ सिटी पीसीएमबी पर, लगातार कोर्स पे कोर्स आते जा रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी हम आपके साथ और आप हमारे साथ करते जा रहे हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में एंटर करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।